हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि चार राशियां पी क्यू आर और के इस तरह से हैं कि पी क्यू का ब्याज, क्यू आर का ब्याज तथा आर के का ब्याज है। यदि इन तीनों स्थितियों में समय तथा दर समान हो तो पी अनुपात के का अनुपात क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कह रहा है चार राशियां दी हुई हैं जिनके नाम आपके सामने हैं पी क्यू आर और के। इसमें कह रहा है पी क्यू का ब्याज है। अगर वो क्यू का ब्याज अगर पी है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो क्यू राशि होगी उसकी आर, कह रहा है कि समय और दर दोनों समान है। ध्यान रखना, मान लेते हैं कि आर परसेंट पर, ठीक है, दोनों समान है ना। आर वर्ष के लिए यहाँ से इसका ब्याज निकल जाएगा जो किसके बराबर हो जाएगा, पी के। ठीक है, क्योंकि क्यू का ब्याज पी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है नेक्स्ट उसमें कि जो है क्यू आर का ब्याज है। तो अगर आर का ब्याज अगर क्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर को आर परसेंट दर पे आर साल के लिए यहाँ से बेटे इसका निकल जाएगा क्यू। ठीक है, क्यू जो है इस आर का ब्याज, इस आर का ब्याज क्यू हमारा निकल गया। बात थर्ड वाले उस पर चलते हैं स्टेप पे। कह रहा है आर के का ब्याज है। अगर के का ब्याज अगर आर है तो के को आर परसेंट पे आर समय के लिए यहाँ से, तो ये आर जो है बेटे ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, इस के का ब्याज निकल गया आपका, के का आर परसेंट आर वर्ष में जो है इसका के का ब्याज जो है यहाँ से आर निकल गया। कह रहा है यदि तीनों स्थितियों में समय तथा दर समान हो तो पी अनुपात के का मान क्या है। देखो पी अनुपात के का मान हमको निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें पी अनुपात के का मान हमको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेटे ये आर स्क्वायर बराबर जो वैल्यू होगी यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी 100 पी अपॉन क्यू। और सेकंड वाले स्टेप से आर स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटे 100 क्यू अपॉन आर। और यहाँ से वैल्यू आपकी हो जाएगी आर स्क्वायर की, ये हो जाएगी बेटे 100 आर अपॉन के। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर समान है तो सभी आर स्क्वायर को आपस में बराबर दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे 100 पी अपॉन क्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटे 100 क्यू अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 100 आर अपॉन के। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, पी अनुपात के का मान अगर हमको निकालना है तो उनका रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा पी अनुपात के का रेशियो बन जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो अगर मैं 100 पी अपॉन क्यू को पी क्यू आर है ना, तो पी आर क्यू स्क्वायर, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटा अगर मैं लास्ट वाले दोनों को लेके चलता हूँ, इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ बेटे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटे क्यू इंटू के। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो आर की स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर जो क्यू के है, अगर मैं इन दो पहले वालों को अगर मैं लेके चलूँ तो आपका देखो, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा आपस में, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता है कि ये क्यू के की फॉर्म में है तो यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में इन दोनों को हम डिवाइड में डाल देंगे तो ये क्यू के हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो आर स्क्वायर अपॉन में है, यहाँ पे क्यू के हो गया। तो आपका यहाँ से देखो जो पी अनुपात के की जो वैल्यू होगी यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्यू को ऊपर भेज दो तो ये क्यू का क्यूब हो जाएगा और आर को नीचे भेज दोगे पी वाला तो आर की क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू की क्यू रेशो आर की क्यू, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है,
3400 रुपये को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 11.2% वार्षिक दर पर उधार देने पर प्राप्त साधारण ब्याज पूरी राशि पर 10.2 वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों की राशियों में क्या अंतर है जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है, यहाँ से आपको ये बता दिया गया है कि जो पहला भाग है वो 7.8% के दर पे है और उसके बारे में बता भी रखा है कि वो 3400 रुपये को दो भागों में बांटा जा रहा है। तो पहले भाग को मान लो मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को 3400 माइनस x मान लेता हूँ। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कह क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे पहले भाग को 7.8% कह रहा है और दूसरे भाग को कह रहा है 11.2%, ठीक है। और कह रहा है कि पूरी राशि पर 10.2 का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 10.2 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटे मैं ज़्यादातर जो है ना एलिगेशन से ही सोल्व करके देखता हूँ। चलिए सोल्व करते हैं। तो 11.2 में से 10.2 जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटे 1 और यहाँ बेटे 7.8 हो जाएगा तो 9.8 10.8 तो ये आपका हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो अगर मैं 7.8 में से अगर मैं माइनस करूँ तो बेटे ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा ना। 7.8 के बाद 8.8 9.8 10 2.4 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो बेटे ये यहाँ पे जो है 10 बन जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 होता है, अपॉन में 10 हो जाएगा, वो गुणा में जाके तो यहाँ पे इनका रेशियो बन गया 10:24 का, जो अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो 5:12 का रेशियो बन चुका है, ठीक है ना। तो पहला जो आपका हिस्सा है वो 5 के उसमें है और दूसरा हिस्सा 12 के उसमें है। तो कह रहा है दोनों भाग की राशियों में क्या अंतर है जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये कह रहा है 3400 रुपये को दो भागों में बांटा गया है। तो कह रहा है दोनों भाग की राशियों में अंतर क्या है। तो अगर मैं देखूँ तो बेटे टोटल जो भाग है वो 12 और 5 कितना है 17, तो 17 के बराबर कितना है ये बेटे 3400 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो एक के बराबर कितना है 200। तो अगर एक भाग के बराबर अगर 200 है तो 5 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 200 की, तो यहाँ से 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अगर मैं 12 भाग है तो एक बराबर अगर 200 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 2400। तो दूसरा भाग 2400 है, पहला भाग कितना है 1000 है। तो कह रहा है दोनों भागों में अंतर कितना है, तो 2400 में से 1000 अगर माइनस कर दो तो आपका 1400 का अंतर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फार्मूला भी बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कोई राशि 8% की दर से 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 8% के दर से ही 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये होता है, तो आर का मान क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहता क्या है कि कोई राशि है, ठीक है, मान लो x रुपये की राशि है, उसको 8% के दर पर 3 वर्ष में जो है वो राशि जो है 1680 रुपये हो जाती है। तो वो राशि मान लो x रुपये थी, उसका ये ब्याज है, ठीक है, ये रुपए हैं, ये इसका ब्याज है, तो ये 1680 रुपये हो जा रही है, ठीक है। यहाँ से अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा उसी राशि पर 8% के दर से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये होता है। तो वही राशि है आपका, ठीक है ना। तो मान लो उसी राशि पर, ठीक है ना, तो उस पर क्या कहता है कि 8% के दर से 3 माह का, तो 3 माह का 3 से गुणा कर देंगे, बटे में 100 होता है, या 12 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि 3 माह निकल जाएगा, ठीक है ना। 12 से डिवाइड करना पड़ता है साल में 3 माह की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज है वो 40 रुपये के बराबर है। तो ये बेटे ब्याज जो है मेरा 40 रुपये के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेटे 3 चौका 12 हो जाएगा, और आपका जो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर की फॉर्म में है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये प्राप्त होता है, तो आर का मान क्या है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आर की फॉर्म में पुट कर दूंगा वहाँ पे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 चौक 16,000 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 16,000 रुपये हो जाएगी, और ये आर अभी रह गया है, तो 16,000 अपॉन आर कर लेते हैं इसको। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी कन्फ्यूजन सा हो रहा है। कोई राशि 8% की दर से 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, उसी राशि पर 8% दर से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये प्राप्त होता है, तो आर का मान क्या है। तो दर उतना ही है, राशि अच्छा एक काम करते हैं, ये जो एक्स आर की जो वैल्यू है ना, यहाँ से ये जो 16,000 रुपये आई है, ये एक्स आर की, ये सीधे यहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक है, 16,000 रुपये। तो ये हो जाएगा बेटे एक्स प्लस 16,000, ठीक है, गुणा 3 बटे
100 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1680 के बराबर। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो के बराबर कितना हो जाएगा 1680 में से अगर आप माइनस कर दो तो 16×3 = 48, 480 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बेटे 1200 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू 1200 हो जाएगी। तो r का मान पूछ रहा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1200 पुट कर दूँ, इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 1200 रुपये पुट कर दूँ तो आपका r बराबर हो जाएगा 16,000/1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपका 160/12 है, तो इसको 4×3 = 12 है, 4×4 = 16, 40/3 आ रहा है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटे 13×3 = 39 और 40/3। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्लियर हो गया होगा। 40/3 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 13 होल 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है दिनेश 8 लाख रुपए का ऋण लेकर एक मकान खरीदा जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान हो जाएगा यदि 15,000 रुपये मासिक किराए पर मकान को लगाकर किराए से ही ऋण का भुगतान किया जाने वाला हो। कहने का मतलब यह है कि मकान को किराए पर देके किराए के पैसे से जो है मकान को पूरा फाइनल करना चाहता है वो। तो 8 लाख रुपए का वो ऋण लेकर मकान खरीदता है, तो 8 लाख का तो उसका वो मकान ही हो गया। ठीक है, इस 8 लाख रुपये पे क्या कहता है कि 10% का ब्याज लग रहा है और वो भी 15,000 रुपये मासिक जमा कर रहा है। ठीक है, तो 15,000 रुपये अगर वो मासिक जमा कर रहा है तो इसका मतलब 12 से गुणा कर देंगे तो ईयरली जमा हो जाएगा ये। और इसके बाद वो क्या कहता है कि वो कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान कर देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं 1 साल में जमा कितना कर रहा है। तो ये हो जाएगा बेटे 0 0 0, 12×5 = 60 का 0 कैरी 6, अब 12 कम 12 6 18, तो 1,80,000 रुपये पर ईयर जमा कर रहा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ 10% वार्षिक दर से वो सालाना ब्याज पे दे रहा है। ठीक है, 8 लाख रुपये को। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो बेटे इस 8 लाख रुपए का अगर मैं ब्याज चेक करूं तो कितना बैठता है, तो इस 8 लाख रुपए का 10% पे, ठीक है, और हमें आर ये नहीं पता कि कितने वर्ष का है, मान लेते हैं टी समय के लिए वो जमा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका ब्याज आएगा तो ये जो है आपका मान लेते हैं टी टाइम के लिए वो देगा। तो यहाँ से आप इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 8 लाख रुपए पे 10% का ब्याज लग रहा है, तो 8 लाख पे 10% होता है बेटे 80,000 का। ठीक है, 80,000 रुपये का यहाँ पे इसका ब्याज लग रहा है। ठीक है, और वो जमा कितना करता है, 1 लाख रुपये जो है वो 1,80,000 रुपये पर ईयर जमा करता है, और पर ईयर उसको 80,000 रुपये का क्या देना पड़ता है, ब्याज। यहाँ से चलो समझ लेते हैं, क्वेश्चन को फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर 8 लाख रुपये पर 80,000 रुपये का ब्याज दे रहा है हर बार, ठीक है, 8 लाख रुपये पर 80,000 रुपये का 10% का ब्याज लग रहा है, तो 1,80,000 रुपये वो जमा कर रहा है, तो 80,000 तो उसके ब्याज में चले जाएंगे, बचेंगे कितने 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये पर ईयर वो जमा कर रहा है, 1 लाख रुपये पर ईयर वो जमा कर रहा है, मतलब 80,000 रुपये उसके हर बार ब्याज में जा रहे हैं हर साल। तो वो 8 साल जो है अगर वो पूरा ब्याज दे दे तो उसका जो है क्या करेगा कि उसके 80,000 रुपये 8 साल तक उसके चले जाएंगे और साथ में 8 लाख रुपए वो जमा कर देगा। ठीक है ना, तो 8 साल तो लग गए उसको 8 लाख रुपए जमा करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने वर्षों में ब्याज सहित पूरे ऋण का भुगतान हो जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 साल जो है उसको टोटल लगेंगे, क्योंकि 80,000 रुपये तो वो क्या कहते हैं उसका जो ब्याज लगता है वो साथ साथ इसमें दे देता है, क्योंकि 1,80,000 रुपये आते हैं एक साल के, जो भी किराया उसका आता है मकान का, 80,000 रुपये ब्याज में चले जाते हैं और हर साल जो है 1 लाख रुपए उसके मकान में जा रहे हैं। तो 8 लाख का मकान था, तो 8 साल में 8 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर उम्मीद करता हूँ 8 आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि मनोज की आयु 5 वर्ष है, ठीक है, जो भी उसकी आयु व उम्र है, उसके पिताजी उसके नाम पर 50,000 रुपये एक बैंक में 12% के साधारण ब्याज दर पर 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं। यह तय किया जाता है कि बैंक ब्याज में से मनोज को 300 रुपये तो पढ़ाई पे खर्च के लिए देगी और 100 रुपये अपने खर्च के लिए रखेगी, मतलब उसको मनोज के खर्च के लिए। फिर वह 20 वर्ष का हो जाएगा तो बैंक कितने रुपए उसको वापस लौटाएगा। एक बात बताओ भाई, मनोज की आयु तो 5 वर्ष की है ना, अब 50,000 रुपये बैंक उसको 12% के हिसाब से 20 वर्ष के लिए जमा कर देता है वो, तो 50,000 रुपये पर देख लेते हैं ब्याज कितने का आता है। तो वहाँ पे 12% के हिसाब से 20 साल का ब्याज देख लेते हैं तो कितने का आ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटे 12×5 = 60, तो 60 ये हो जाएगा, 500 का 2 जीरो ये और गुणा 20, तो यहाँ हो जाएगा बेटे 6 दूनी 12 और 4 जीरो ये है। तो इसका मतलब बेटे 1,20,000 रुपये का जो है उसका टोटल जो है ब्याज आ जाता है 50,000 रुपये पे। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये का ब्याज आ गया। अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो 300 रुपये तो हर माह वो जो है पढ़ाई के लिए खर्च कर रहा है,
बैंक, और 100 रुपये उसको जो है जेब खर्चे के लिए दे रहा है, तो 100 रुपये ये ऐड हो गए, तो टोटल खर्चा 400 रुपये हो रहा है पर माह का। तो 12 से गुणा कर दूंगा, एक साल में खर्चा कितना हो रहा है, 12 चौक 48, 4800 हो गया, ठीक है। और 20 साल तक उसको खर्चा लेकिन वो 5 साल का है ना, तो 20 वर्ष के लिए वो जमा करता है, तो ठीक है। तो 20 वर्ष के लिए अगर वो जमा करता है तो 20 साल का उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 0 0 0 और 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96,000 रुपये तो उसने वैसे ही खर्चे कर दिए 1,20,000 रुपये के ब्याज में से। तो अगर मैं 96,000 माइनस कर दूँ, बेटे ये 1 नहीं है, ठीक है, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 और आपका हो जाएगा 10 में 6 गया 4 और आपका बचेगा बेटे 11 में से 9 गया 2, 24,000 रुपये उसके ये बचे, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है कि जब वो 20 वर्ष का होगा तो बैंक से कितने रुपए उसे वापस लौटा जाएंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो अगर 24,000 रुपये तो उसका क्या कहते हैं, उसका हो गया, क्या कहते हैं, तो 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं। अच्छा, वो 20 वर्ष का होगा तो बैंक कितने रुपये, तो वो 5 साल का तो पहले ही था, तो यहाँ बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 साल का तो पहले से ही था, तो 15 साल तक के लिए वो खर्चा देगा बैंक जो है उसको। तो ये हो जाएगा बेटे 15 की अगर मैं 4800 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 का 0 0 का 0 और 15 8 120 का 0 कैरी 12, 15 चौका 60 और 12 कितना हो जाएगा बेटे 72। तो 7,200 तो उसने 72,000 रुपये तो उसने यहाँ पे खर्च कर दिए, ठीक है ना। 1,20,000 में से हमें 72,000 रुपये बेटा माइनस करना था, ठीक है। तो अब वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो 0 0 0 आपका 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा बेटे 11 में से 7 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4, तो 48,000 रुपये उसके यहाँ से आ गए, ठीक है। और वो क्या कहता है कि बैंक कितने रुपये उसको वापस लौटाएगा, ये तो इसका ब्याज है, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 20 वर्ष का जब वो हो रहा है तो बैंक उसे कितने रुपये लौटाएगा, 5 वर्ष का तो पहले से ही था, 20 वर्ष के लिए वो जमा कर रहा है, तो यहाँ पे फिर उसकी आय भी कम होनी चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है उसको 15 ही, यहाँ पे हमें 15 साल के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 वर्ष का हो रहा है, 5 वर्ष का तो पहले से ही था उसकी आयु, तो 20 वर्ष बाद बैंक जब उससे पैसा ले रहा तो 15 साल का ही उसको ब्याज भी देगा, ठीक है, 50,000 रुपये पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे मामला चेंज हो गया, तो 15 पंजे 75 और या तो 12 पंजे 60 और 6 15 छिका 90, तो यहाँ 90,000 आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है 90,000। तो 90,000 में से, चलो इसको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ बेटे, थोड़ा सा टाइम लग गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन सी आ गई थी। तो मनोज की आयु 5 वर्ष की है, ठीक है ना, पहले 5 वर्ष की दी हुई है, तो 50,000 रुपये पे जो उसको ये 20 वर्ष के बाद जो है ना बैंक से कितने रुपए वो वापस लौटाएंगे ये बता रहा है। तो इसका मतलब 5 साल पहले का था मनोज और 20 साल बाद वो पैसे हो, तो मतलब 15 साल पे ब्याज लग रहा है, तो 50,000 रुपये पे 12% की दर से 15 साल का ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा देखो 12 पंजे 60, 6,000 रुपये तो ये होगा और 15 की गुणा कर देंगे, तो 15 छिका 90, 90 ये और 3 0 ये, तो 90,000 रुपये का तो यहाँ से ब्याज आ गया 50,000 रुपये पे। इसके बाद वो क्या कहता है कि 300 रुपये तो उसकी पढ़ाई पे खर्च करने के लिए दे रहा है और 100 रुपये वो किस चीज़ के लिए दे रहा है बेटे, वो अपने खर्च के लिए, तो 400 रुपये तो बैंक खर्चा कर रहा है पर महीने। तो अगर 400 रुपये पर महीने खर्चा कर रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे पर ईयर आ जाएगा, और 15 से गुणा कर देंगे तो 15 साल का पूरा खर्चा आ जाएगा। तो देखो 12 चौक 4800 तो ये हो गया, और फिर 15 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटे 0 0 15 8 120 का 0 कैरी 12, 15 चौका 60 और 12 72,000। तो 72,000 रुपये तो बैंक पहले ही दे चुका उसको 90,000 में से, तो 72,000 रुपये यहाँ से आ जाएंगे बेटे। तो अगर मैं 90,000 में से ब्याज में से अगर 72,000 रुपये माइनस कर दूँ तो 18,000 रुपये यहाँ बचेंगे बेटे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 18,000 रुपये ये और 50,000 रुपये का जो उसने जमा किया था वो, ये तो ब्याज ही ब्याज है ना, और जो मूल उसने 50,000 रुपये जमा किया था ये, तो मूल पे उसको 18,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा बेटे 68,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 3,000 रुपये को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाए तथा प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाए तो कितने वर्षों के बाद मिश्रधन 5500 होगा। एक बात बताओ, 3,000 रुपये है, ठीक है, 3,000 रुपये पे कह रहा है कि 5% की वार्षिक दर से 5% 3,000 का कितना हो जाएगा, इसका 10% होता है 300, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा बेटा 150 रुपये 5% 1 साल का। तो कह रहा है प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ा जा रहा है। तो अगर एक बात बताओ 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 1,500 रुपये आ गया, तो ये 1,500 रुपये अब तुम्हें मूलधन में जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4,500 रुपये होगा 10 वर्ष के बाद,
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब उसका जो मूलधन हो गया वो 4500 रुपये हो चुका 10 वर्ष के बाद। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद मिश्र धन 5500 रुपये हो जाएगा। एक बात बताओ, अब 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक जो है उसका जो ब्याज आया है वो बेटे 1500 रुपये का आया है टोटल। तो 10 वर्ष के बाद जुड़ गया मूलधन में। फिर अब चेक करते हैं कि 5500 कितने वर्षों के बाद आएगा। तो फिर इसका मैं बताऊं तो बेटे इसका जो 5% होगा वो 450 तो 10% होगा, 225 इसका 2 से डिवाइड कर देंगे 225 हो जाएगा। तो 225 किसका होगा बेटे, ये 5% होगा 1 साल का। तो 4500 में 225 जोड़ेंगे तब भी 5500 नहीं आएगा, फिर 225 जोड़ेंगे तब भी 5500 नहीं आएगा, कि ये 450 है। तो 4500 में 450 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, ये तो 4900 कुछ आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा। फिर 225 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 450, फिर यहाँ पे फिर 225 जोड़ देंगे। तो 4 साल में ये 450 कितना होगा 900। तो 4500 और 900 कितना होते हैं 5400। लेकिन चाहिए कितना 5500, 100 रुपये और चाहिए यहाँ पे। तो 100 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 225 1 साल का है तो 100 कितने का हो जाएगा, 100 बटे 225 कर देंगे। तो यहाँ से उसका फ्रैक्शन पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा 10 साल ये और 4 साल ये, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो 14 साल तो ये हो गए। और 100 बटे 225 क्या हो जाएगा आपका, देखो तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, 25 नियमा 225, तो 14 होल 4 बटे 9, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो समान राशियों को 5% तथा 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है और प्रत्येक स्थिति में मिश्र धन 390 रुपये होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या थी। देखो क्या कहता है, राशियां समान हैं, पहले को जो है 5% पे, दूसरे पे 3% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। तो पहली राशि को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है। ध्यान रखना, जो पहली राशि जो है वो दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है। तो मान लेते हैं कि जो पहली राशि है वो x रुपये की है, वो 5% के ब्याज पे वो टी टाइम जो है पे क्या कहते हैं वो वापस की जा रही है, जो भी उधार पे जो दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो क्या कहता है कि प्रत्येक स्थिति में मिश्र धन 390 है। तो अगर उस राशि को अगर मैं उसके ब्याज में ऐड कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा 390 के, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि प्रत्येक स्थिति में मिश्र धन 390 रुपये है। तो मैं आपको बताऊं तो बेटे मिश्र धन अगर दोनों साइड से अगर 390 रुपये है ना, तो ये दोनों के मिश्र धन आपस में आमने सामने बराबर हो जाएंगे। तो दूसरे का क्या कह रहा है, दूसरी राशि कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी राशि भी दोनों समान राशि है तो दूसरी का 3% पे, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पे हो जाएगा t+4, क्योंकि ये 4 साल बाद लौटाई जा रही है, इसमें 4 साल ज़्यादा समय है, अपॉन में 100। और ये मिश्र धन इसमें भी x जुड़ेगा, ठीक है। तो x से तो x कट ही जाएगा आमने सामने, और 100 से 100 कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा बेटे आपको। अब यहाँ से क्या रहा है, उधार दी प्रत्येक राशि क्या है, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्रत्येक मिश्र धन 390 बता रहा था ये, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे जो टोटल जो मिश्र धन हो जाएगा दोनों का सम करके, तो ये हो जाएगा बेटे 390 और 390 कितना हो जाएगा 780 रुपये, ठीक है। 780 रुपये का टोटल मिश्र धन था इनका। तो अब यहाँ से प्रत्येक राशि की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आमने सामने देखो x से x भी कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 5t बराबर, ये हो जाएगा 3t + 12। तो ये 3t इधर आ जाएगा, तो ये 2t बराबर कितना हो जाएगा 12। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वर्ष। तो t बराबर कितना आ चुका है बेटे 6 ईयर्स, ठीक है ना। तो t की वैल्यू हमारी 6 ईयर्स आ चुकी है। तो 6 साल हमारे t की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे किसी में भी, आपका जो है उधार दी गई प्रत्येक राशि x की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी 780 को ऐसी रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। तो t की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ पहले वाले में, तो यहाँ से बेटे क्या हो जाएगा x × 5 × 6/100 प्लस x बराबर, ये मिश्र धन 390 के बराबर था ना प्रत्येक, तो यहाँ से 390 के बराबर, देखो यहाँ पे 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 5 20 टाइम में 100, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ तो बेटे ये 20 है आपका, तो 20 की x से करेंगे 20x अब प्लस 6x ऊपर है 26x हो जाएगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ बेटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26x बटे आपका अपॉन में 20 बराबर आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी 390 के, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 दूनी 26, 2 बार में चला जाएगा, 13 × 3 = 39, 30 ये हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 15 टाइम में 30, अब 20 की 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300।
तो इसका मतलब जो मूल राशि जो x की वैल्यू है वो 300 रुपये है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, विक्रम 2 लाख रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया तथा 1 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि में 500 रुपये और जोड़ दिया और उसे 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पुनः निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो क्या कहता है, पहले वो 2 लाख रुपये 12% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, इसके बाद वो 500 रुपये और जोड़ देता है, फिर वो 13% की दर पर पुनः निवेश करता है, फिर दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एक काम करते हैं, देखो तो यहाँ से पहले वो 2 लाख रुपये पे देखते हैं कितने का ब्याज आ रहा है। तो ये 2 लाख रुपये पे 12% पे 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, यहाँ से इसका ब्याज आ गया। फिर वो 1 वर्ष के अंत में फिर कुल राशि जो भी उसको मिलेगी, जो भी प्राप्त कुल राशि, तो 2 लाख इसमें बेटे ऐड होगा तभी तो मिश्र धन पूरा आएगा। तो ये बेटा आपका मिश्र धन आ जाएगा, पूरा कुल राशि आ गई है। ठीक है, इसमें कह रहा है 500 रुपये और जोड़ दे। पहले मैं इसमें कुल राशि निकाल लूँ पहले कितना है। तो ये हो जाएगा बेटे 12 दूनी 24, है ना, 12 दूनी 24 और ये 3 जीरो ये 24,000 ये और 2 लाख ये, तो 2,24,000 रुपये आ गए। यहाँ पे कितना होगा बेटा 224,000। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहता है कि इस राशि में 500 रुपये और जोड़ देगा, तो देखो ये हो जाएगा 2,24,500 रुपये। ठीक है, और 13% की दर से पुनः निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में ये 1 साल का इस पे करता है 13% पे। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका ब्याज आ जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो बेटे इसका साधारण ब्याज कितने का हो जाएगा। तो यहाँ से बेटे देखो ये इसका यहाँ से जो ब्याज निकलेगा ये 0 से 0 कट जाएगा। 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6, 13 चौका 52 और 6 58 का 8 कैरी 5, 13 दूनी 26 और 5 31 कैरी 3, 13 दूनी 26 और 3 29। तो 29,150 ब्याज ये, और यहाँ से 2 लाख पे ब्याज कितना आता है 24,000 का। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना। अच्छा, दूसरे वाले का बस पूछ रहा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 29,185, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।